अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को समझने के लिए एक छोटी सी मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है। जरा इस एग्जांपल को देखिएगा। देखिए, आपके पास कुछ डबल एंट्रीज हैं। नंबर वन, कैश परचेजेस 2 यूनिट्स एट $25 पर यूनिट। एज्यूम कर लें कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 2 यूनिट्स परचेज करे। दोनों यूनिट्स आपने कैश पर परचेज करे और उनकी वैल्यू जो है वो $25 पर यूनिट थी। तो आपकी डबल एंट्री पास होगी, परचेजेस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। और 50 से इसलिए क्योंकि 25 का एक यूनिट है तो 2 यूनिट्स 50 के। इसके बाद क्रेडिट परचेजेस है 1 यूनिट की और 1 यूनिट आपने क्रेडिट पर परचेज करा, एंट्री पास होगी परचेजेस डेबिट और पेएबल्स क्रेडिट। फिर आपने कैश सेल्स करी 3 यूनिट्स की। 3 यूनिट्स आपने कैश पर बेचे, 40 का 1 यूनिट बेचा तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट $120 से। आपका डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है ना वो $10 का है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरह का दिखेगा कि $120 आपका सेल्स रेवेन्यू होगा। $120 के तीन तीन यूनिट 40 के हिसाब से आपने बेचे। एज्यूम करो कि कंपनी का ऑपरेशंस का पहला साल है, ये नंबर 0 है, तो ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं होगा। परचेजेस यानी कि कंपनी ने 3 यूनिट्स $75 के खरीदे हैं, 2 यूनिट्स कैश पर और 1 यूनिट क्रेडिट पर $25 के हिसाब से, तो 3 यूनिट्स 75 के हो गए। क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। और ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड किया और फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो 75 का कॉस्ट ऑफ सेल्स आया। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 45 का और डेप्रिसिएशन एज अ एक्सपेंस मैंने माइनस किया तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया ₹35 का। ठीक है जी। अब जरा अगर हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लोज फॉलो करें ना, तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो जो है ना वो आपके नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। तो अगर आप अपना नेट प्रॉफिट देखते हो तो नेट प्रॉफिट आ रहा है ₹35। ठीक है। आपने ये मालूम करना है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो कितना है। अच्छा, आप ये डबल एंट्रीज से भी देख सकते हो। अगर आप डबल एंट्रीज देखते हो तो देखें, आपने कैश पे सेल्स करी है। आपने जो कैश पर सेल्स करी है उससे ₹120 आपको रिसीव हुआ। देखिए, जितनी बार कैश डेबिट हुआ वो पैसे आपने रिसीव करे होंगे। तो आपका कैश एक बार डेबिट हुआ था ₹120 से, तो ₹120 आपने रिसीव करे होंगे। साथ में आपने कैश पे परचेजेस करी है। आपने कैश पर चीजों की परचेजेस करी है और वो परचेजेस आपने करी है कितने की, ₹50 की। तो ड्यूरिंग द ईयर आपका जो कैश है वो ₹70 से इंक्रीज हुआ होगा। इंक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। समझ रहे हैं बात तो आप लोग? देखो, आपने तीन चीजें बेची ₹40 के हिसाब से, तो ₹120 कैश मिला आपको। और आपने दो चीजें कैश पर खरीदी जिसके लिए आपने ₹50 पे करे। तो आपके पास ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज इन कैश जो है ना वो ₹70 का है। इंक्रीज इन कैश ₹70 का, यानी कि आपका ड्यूरिंग द ईयर कैश में जो इजाफा है वो ₹70 है। अब इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हो तो आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो। अच्छा, अगर आपको फॉर्मेट याद हो, देखें ये हमारे पास शुरू का फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का, जो मैंने कहा था आप कॉपी कर लीजिएगा। तो इस फॉर्मेट में आप देख रहे हो कि आप प्रॉफिट से स्टार्ट कर कर और ऐड बैक करते हो डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड बैक किया जाता है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन जो है ना, डेप्रिसिएशन ये एक मिसाल है, बहुत सारी और चीजें भी आगे आएंगी। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब ये है कि ये एक एक्सपेंस तो है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम पे नहीं करते, जो हम किसी को देते नहीं है। किसी को हम जिस तरह से, अगर बुक्स में आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 की एंट्री पास हुई हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आपने ₹10 किसी को पे करें। ऐसा नहीं है कि किसी को आपने ₹10 दिए हैं, बल्कि ये ₹10 की एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की एंट्री ये पास नहीं होती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट ₹10 और बैंक या कैश क्रेडिट ₹10। देखिए, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन की किसी को पेमेंट नहीं होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट ऐसी एंट्री पास नहीं होती है। हम किसी को ₹10 पे नहीं करते हैं। इसके अगेंस्ट हो सकता है कि कोई कैश एक्सपेंस हो, फॉर एग्जाम्पल सैलरी है, तो सैलरी की डबल एंट्री पास होती है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट लेट से ₹15। और बैंक से अगर पे करा है या क्रेडिट पर है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर पेमेंट करिए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट ₹15। अगर क्रेडिट पर होती तो क्या होता, वो एक अलग चीज है, वो हम देखेंगे।
लेकिन आप देख रहे हैं कि सैलरी एक्सपेंस डेबिट 15 रुपए और बैंक क्रेडिट 15 रुपए आपकी सैलरी पे होती। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और नॉन कैश एक्सपेंस होने की बुनियाद पर जब हमें प्रॉफिट से कैश वाली अमाउंट पर आना है कि भाई हमने कितना कैश जो है वो ड्यूरिंग द ईयर हमारे कैश में कितना इजाफा हुआ या कितनी रिडक्शन हुई, तो डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस होता है ना, इस एक्सपेंस को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब ऐड क्यों करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ऐड डेप्रिसिएशन 10 रुपए, 10 रुपए इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि देखिए जब आपने ये 35 रुपए का प्रॉफिट कैलकुलेट करा था, तो ये 35 रुपए का प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त 10 रुपए डेप्रिसिएशन के माइनस करे थे। हम अपने प्रॉफिट को इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि जो चीजें पे नहीं करी हैं लेकिन माइनस हुई है उसको ऐड बैक कर देते हैं। आई रिपीट, हम अपने प्रॉफिट को कैश की तरफ लेकर आ रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट को कैश की तरफ लेकर आ रहे हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एक्रूअल बेसिस पर। प्रॉफिट ये नहीं देखता कि कोई अमाउंट पे हुई है या नहीं पे हुई है, लेकिन अगर हम अपने प्रॉफिट को कैश की तरफ लेकर आ रहे हैं, यानी कि एक्रूअल से कैश बेसिस की तरफ जा रहे हैं, तो हम अपने प्रॉफिट में उन चीजों को चेंज कर रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं कि जिन चीजों की पेमेंट नहीं हुई है उनको ऐड कर दो। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो, नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन 10 रुपए की माइनस हुई भी है, लेकिन डेप्रिसिएशन की किसी को आपने पेमेंट नहीं करी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो कैश होगा वो प्रॉफिट से 10 रुपए डेप्रिसिएशन की वजह से तो ज्यादा होना ही चाहिए। इसलिए क्योंकि जब प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होगा तो डेप्रिसिएशन के 10 रुपए माइनस हुए होंगे। अगर कैश कैलकुलेट करा जाता तो डेप्रिसिएशन के 10 रुपए को माइनस नहीं करा जाता। मैं अपने प्रॉफिट में इस तरह के चेंजेस लेकर आ रहा हूं कि वो कैश की तरफ बढ़ते बढ़ते चलता चला जाए। तो नेट प्रॉफिट जो है 35 रुपए का यहाँ जो लिखा हुआ है, इसमें 10 रुपए एक नॉन कैश एक्सपेंस के या डेप्रिसिएशन के माइनस हुए हुए हैं। हकीकतन डेप्रिसिएशन की कोई पेमेंट नहीं हुई है, मैं अपने प्रॉफिट्स को कैश की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो मैं ये 10 रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये पहली चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने इसकी कोई पेमेंट नहीं करी है। अच्छा जी, उसके बाद और क्या करेंगे। अच्छा, अगर हम अपने यहाँ से सेल्स को देखते हैं, तो देखिए सेल्स 120 की है, और इस सवाल में मैंने सारी की सारी सेल्स जो है ना वो आपकी कैश सेल्स लिखी है। कैश सेल्स का मतलब ये है कि इस सेल्स के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, आप एक एक कर इम्पैक्ट देखते रहें। देखिए सेल्स, ये जो 120 आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी हुई है, इसके दो इम्पैक्ट्स हैं। इसके दो इम्पैक्ट्स क्या है। इसकी वजह से कैश इनफ्लो आया होगा, यस, इसी की वजह से 120 का कैश इनफ्लो आया होगा। क्या इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, यस, इसकी वजह से प्रॉफिट भी 120 से इंक्रीज हुआ होगा। भाई जितना सेल्स रेवेन्यू ज्यादा होता है, जितना सेल्स रेवेन्यू ज्यादा होता है उतना प्रॉफिट क्या होता है, उतना प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम हर लाइन आइटम का कैश फ्लो पर इम्पैक्ट देखते हैं और प्रॉफिट पर इम्पैक्ट देखते हैं। तो पहली जो चीज है 120 रुपए की, जो कि कैश सेल्स लिखी हुई है, क्योंकि ये कैश की सेल्स है तो ये पैसा भी आया होगा और इसने प्रॉफिट को भी बढ़ाया होगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर 75 रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। क्या होगा इसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब देखें, एक तरीका ये सोचने का है कि यार ये जो 75 रुपए की आपने चीजें बेची हैं, जो 3 यूनिट्स आपने बेचे हैं, उसमें से 2 यूनिट्स का आपने कैश पे किया था, एक का आपने कैश पे नहीं किया था, एक का कैश पे आपने नहीं किया था। तो अगर कैश फ्लोज पर इम्पैक्ट देखें तो 75 रुपए में से सिर्फ 50 रुपए पे हुए थे, 75 में से सिर्फ 50 रुपए पे हुए थे, 75 में से सिर्फ 50 रुपए पे हुए थे। लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में तो हम ये नहीं देखते कि पेमेंट कितनी चीजों की हुई थी, बल्कि अगर कोई चीज एक्सपेंस आउट हो रही है तो हो सकता है कि उसकी पेमेंट बाद में होगी, उसको भी माइनस किया जाता है, तो 75 यहाँ पर माइनस हुआ होगा। जब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन की कोई पेमेंट नहीं हुई होगी तो कैश फ्लोज वाली जगह पर 0 लिख दो। लेकिन जब प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होगा तो ये 10 माइनस किया होगा। इसीलिए आप देखो तो आपके जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, जो आपके कैश फ्लोज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 70, जबकि आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, वो आ रहा है 120 माइनस 75 माइनस 10, यानी कि 35। ठीक है। तो अब आपने 35 से 70 की तरफ जाना है, आपने 35 से 70 की तरफ जाना है, आपने 35 को एडजस्ट कर 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 70 पर पहुंच गए। अब 35 को एडजस्ट कर 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 70 पर कैसे पहुंचेंगे जनाब, मैं 35 पर हूँ, यहाँ 35 लिख दिया मैंने। 35 में ये 10 माइनस हुआ है, 35 में ये 10 माइनस हुआ है, लेकिन ये 10 रुपए डिप्रिसिएशन के हैं। डिप्रिसिएशन एज अ नॉन कैश एक्सपेंस और इसकी किसी को पेमेंट नहीं होती है।
तो मैं 10 रुपए ऐड कर देता हूँ। 10 रुपए ऐड करने से क्या होगा, जब मैं 35 में 10 रुपए ऐड कर दूंगा तो ये जो 10 का इम्पेक्ट है इफेक्टिवली ये निगेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 10 रुपए आ रहा था ना, यहाँ 10 माइनस 3 है, यहाँ 10 माइनस में है। यहाँ 10 इसलिए माइनस में, डिप्रिसिएशन की कोई पेमेंट नहीं होती है, एंट्री पास होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहाँ पर 10 इसलिए माइनस में थे क्योंकि प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ जा रहे थे और प्रॉफिट पे 10 रुपए डेप्रिसिएशन के माइनस होते, तो ये मैंने ऐड कर दिया। दूसरी चीज जो हमें दूसरी एडजस्टमेंट करनी होगी इस बेसिक से एग्जाम्पल में, वो यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। यहाँ पर इसलिए नजर आ रही है क्योंकि देखिए परचेजेस जो है ना वो मेरी 75 रुपए की है, परचेजेस मेरी 75 रुपए की है, लेकिन मैंने पेमेंट 50 की है, इसलिए क्योंकि जो टोटल परचेजेस थी उसमें से 50 रुपए की कैश की परचेजेस थी और बाकी 25 रुपए की परचेजेस क्रेडिट पर थी। तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें एक चीज होगी, ऐड इंक्रीज इन पेबल्स। आपकी जो पेबल्स होता है ना आप उसको इंक्रीज कर देते हो, यहाँ पे ऐड कर देते हो। अब देखें आपके पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर मैं एज्यूम करूँ कि कंपनी का बिल्कुल ही पहला साल है तो ईयर 0 पर पेबल्स कितने होंगे, ईयर बिल्कुल ही स्टार्ट पे पेबल्स कितने होंगे, 0। साल के आखिर में पेबल्स कितने होंगे, 25 रुपए के। भाई साल जब शुरू हुआ होगा तब तो बिजनेस ही नहीं हुआ होगा तो पेबल्स 0 पर होंगे, लेकिन जब साल खत्म हुआ होगा क्योंकि पेबल्स जो है वो इंक्रीज हुए 25 से, मैंने उनको किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं करी है, तो इंक्रीज इन पेबल्स 25 रुपए का वो मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, क्या सेल्स की वजह से कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं। तो अगर मैं इसको नेट ऑफ करूंगा ना तो ये 70 पर आएगा, ये मेरा कैश फ्लो बन जाएगा। इस तरह से हम अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज आप इसको यूं भी देख सकते हो कि देखो अगर मैं पेएबल्स का टी अकाउंट बनाता हूँ, अगर मैं पेएबल्स का टी अकाउंट बनाता हूँ तो पेएबल्स का टी अकाउंट कैसा बनता है भाई, पेएबल्स का टी अकाउंट इस तरह का बनता है। ठीक है जी, पेएबल्स का टी अकाउंट इस तरह का बनता है। और आपने अगर पेएबल्स का टी अकाउंट यहाँ पर हम बना दें, ये हमारा पेएबल्स का टी अकाउंट बन गया। इसका ब्रॉड डाउन कितना था, 0। ठीक है, इसका ब्रॉड डाउन कितना था, 0। इसका ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस की एंट्री पास हुई, परचेजेस यहाँ पर आता है 25। अच्छा, कैरी डाउन कितना है, कैरी डाउन जो है वो सर डेफिनेट सी बात है कि आपने कोई पेमेंट तो करी नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपका जो कैरी डाउन होगा वो भी 25 पर आ रहा होगा। ठीक है। अगर हम पेएबल्स को कोई कैश पे करते हैं, अगर हम पेएबल्स को कोई कैश पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, पेएबल्स का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट यहाँ आना चाहिए, जो कि इस केस में 0 है, जो कि इस केस में 0 है। ठीक है जी। तो आप देखें कि आपने पेएबल्स को किसी किस्म की कोई भी पेमेंट नहीं करी है। तो बहरहाल इनडायरेक्ट मेथड में आप जो है वो कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस होता है उसको ऐड बैक करते हो, और आपने इंक्रीज इन पेएबल्स को भी ऐड करना है, क्योंकि इंक्रीज इन पेएबल ये डिनोट कर रहा है कि तुमने कोई चीज खरीदी है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी है। अच्छा सर, अभी भी हमें थोड़ा सा इंक्रीज इन पेएबल्स में थोड़ा सा डाउट है, तो मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया है, सेपरेट लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में 3 इयर्स की वर्किंग करी है कैश फ्लोज की। वो लेक्चर लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने इनडायरेक्ट मेथड को जरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से मैंने आपको एक एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है कि क्यों पेएबल्स का इंक्रीज जो है वो ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, रिसीवेबल्स के इंक्रीज को क्या करते हैं, स्टॉक के इंक्रीज को क्या करते हैं। बहरहाल इस वीडियो का बेसिक सा एक पर्पस था, वो ये था कि इनडायरेक्ट मेथड में मैं आपको कुछ एक हद तक आगे लेकर चला जाऊं। थैंक यू सो मच।